प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 2019 में आया हुआ सवाल सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है, बीएससी फाइनल ईयर। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि होल प्रभाव क्या है, धातुओं के लिए होल गुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो सबसे पहले हमें समझना है कि होल प्रभाव क्या है और फिर हम धातुओं के लिए होल गुणांक का व्यंजक भी व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होल प्रभाव क्या होता है। तो होल प्रभाव को ध्यान से समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो टॉपिक है हमारा होल प्रभाव, होल इफेक्ट। होल प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले बच्चों एक डायग्राम बनाते हैं हम, है ना। तो ये हमने क्या किया, एक धातु की प्लेट ले ली। ये धातु की प्लेट है बच्चों, और इस धातु की प्लेट पर, धातु की इस प्लेट पर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करवाएंगे। तो ये धातु की प्लेट है और धातु की इस प्लेट पर हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया। और ये जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ये है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, जिसको हम क्रॉस लगाकर वैसे व्यक्त करते हैं। तो क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है और इसका मतलब होता है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो ये हमने क्रॉस लगा दिया और ये क्रॉस किसको व्यक्त करता है, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ अक्ष मान के चलते हैं, जैसे ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है और ये वाला जेड अक्ष है। तो जो हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है यहाँ पर, हम मान के चल रहे हैं कि हमने जेड अक्ष के अनुदिश लगा दिया। और हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों कि इसकी जो दिशा है वो क्रॉस है। क्रॉस का मतलब हो गया कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक है, तो ये धातु की बनी हुई प्लेट थी, उस पर हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जेड दिशा में का, और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। दूसरी चीज हम मान के चल रहे हैं कि इस चालक को हमने एक बाह्य बैटरी की सहायता से जोड़ दिया। ये जो चालक प्लेट है बच्चों, इसको हमने किसकी सहायता से जोड़ दिया, एक बाह्य बैटरी की सहायता से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये बाह्य बैटरी हो गई, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इस प्लेट को इस तरीके से हमने एक बाह्य बैटरी की सहायता से जोड़ दिया है। ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। माना कि विद्युत धारा को कितनी प्रवाहित होगी बच्चों, यहां से आई। तो आई विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है और ये एक्स अक्ष के अनुदिश प्रवाहित हो रही है। इसी वजह से हम इसके नीचे लिख देंगे एक्स। तो आई एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया कि एक्स दिशा में इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र चालक की तल के लंबवत अंदर की तरफ है ना। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो इस वाली अवस्था में क्या होता है बच्चों, जब किसी चालक प्लेट पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए और बाह्य स्रोत लगाकर विद्युत धारा भी प्रवाहित की जाती है, तो फिर उस चालक में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की लंबवत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं होल विद्युत क्षेत्र। और ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने की जो घटना है, ये जो पूरा प्रभाव है, ये पूरा प्रभाव कहलाता है होल प्रभाव। क्या कहलाएगा बच्चों, होल प्रभाव। तो परिभाषा एक बार दोबारा से सुने कि एक वैज्ञानिक थे EH होल। EH होल एक वैज्ञानिक थे बच्चों, और उन्होंने क्या बताया, EH होल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि अगर कोई भी चालक प्लेट लें, उस पर हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करें, लंबवत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तो इन दोनों की लंबवत दिशा में, इन दोनों की लंबवत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उसी विद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं होल विद्युत क्षेत्र। और ये जो प्रभाव है, ये होल प्रभाव कहलाता है। अब वो विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, क्या कहानी होती है, पूरी हम ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले आप पूरा प्रोसेस समझिए कि एक्चुअल में होता कैसे है। तो देखिए, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, है ना। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाली सिचुएशन में ना हम इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल की दिशा निकालना चाहेंगे, और वो दिशा हम निकालेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि अगर, ध्यान से समझना बेसिक है बच्चों, कि अगर हम बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि ये मध्यमा,
तर्जनी और अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे, है ना। बाएं हाथ की अंगुलियों को तीनों को इस प्रकार से फैला लिया कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। फिर ये जो तर्जनी है इसको तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करना है, मध्यमा को धारा की दिशा में करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ये मध्यमा हो गई बच्चों, इसको धारा की दिशा में करना है, तो इसको हमने धारा की दिशा में कर दिया। मध्यमा धारा की दिशा में हो गई, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की तरफ हो गई। तो ये अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो अंगूठा ऊपर की तरफ है, इसका मतलब लगने वाला बल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनों पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो चुंबकीय बल की दिशा क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ। और इस बल को हम नाम डाल रहे हैं एफ। इस बल को हमने नाम डाल दिया बच्चों एफ बी वेक्टर। एफ बी वेक्टर, एफ का मतलब फोर्स हो गया, बी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है ना। तो ये चुंबकीय बल की दिशा हो गई नीचे से ऊपर की तरफ। अब इस चुंबकीय बल के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे नीचे वाले सिरे से ऊपर वाले सिरे की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ बल लग रहा है। तो नीचे वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर कौन सा आवेश दिखा दिया, धनावेश। तो यहाँ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ पहुंचे हैं तो वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, तो वहां पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा बच्चों, ऋणावेश। तो ये धनावेश नीचे की तरफ और ऋणावेश ऊपर की तरफ उत्पन्न हो गया। अब आप ध्यान से देखो कि ये धनावेश बन गया, ये ऋणावेश बन गया। तो धनावेश से ऋणावेश की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र बना है धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होने के कारण, इसी विद्युत क्षेत्र को हम होल विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम EH से व्यक्त करेंगे, और इसकी दिशा हो जाएगी धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो ये होल विद्युत क्षेत्र हो गया धनावेश से ऋणावेश की तरफ, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आगे देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र है EH, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ है। लेकिन इस धातु की प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण भी बल लगेगा। पहले तो सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र ही था, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा था, लेकिन अब विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण भी बल लगेगा, है ना। और आप जानते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा कभी कि अगर Q आवेश है और वो E विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो लगने वाले बल का सूत्र होता है बच्चों F बराबर Q इंटू E। कितना होता है, F बराबर Q इंटू E। तो यहां से देखिए, ये अगर आवेश धनात्मक है तो जो लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। अगर आवेश धनात्मक है तो लगने वाला बल क्या होगा बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। और अगर आवेश ऋणात्मक है तो ये जो लगने वाला बल है ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ पर जो हम ऋणावेश की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र के कारण, वो क्या हो जाएगी बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये FE की दिशा हो गई, मतलब विद्युत बल की दिशा हो गई। तो जो विद्युत बल काम कर रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों पर, और चुंबकीय बल जो काम कर रहा है बच्चों वो नीचे से ऊपर की तरफ काम कर रहा है। मतलब चुंबकीय बल इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर लेके जाना चाहेगा, और विद्युत बल इलेक्ट्रॉनों को ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना चाहेगा। अब दोनों बल काम कर रहे हैं, नीचे से ऊपर भी वाले और ऊपर से नीचे वाले भी। अगर हम साम्यावस्था की बात करें तो साम्यावस्था में क्या होगा बच्चों, नीचे वाले बल का परिमाण ऊपर वाले बल के परिमाण के बराबर हो जाएगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो साम्यावस्था में आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण जितना बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी उतना ही बल लगेगा, है ना। और दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल। इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये हम निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है उसको हम FB से व्यक्त कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों QVB sin थीटा, है ना। अगर Q आवेश V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करता है तो लगने वाले चुंबकीय बल का मान होता है F बराबर QVB sin थीटा। लेकिन बच्चों यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉन जब विद्युत क्षेत्र में गति करते हैं तो उनकी गति को अपवहन गति कहते हैं, अपवाह गति कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के वेग को अपवहन वेग कहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो वेग है उसको हम VD से व्यक्त करेंगे। VD का मतलब क्या होगा, अपवहन वेग, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग VD हो गया, और
इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो कितना होता है बच्चों, Q बराबर कितना होता है E। इलेक्ट्रॉनों के आवेश का परिमाण लेके चल रहे हैं तो Q बराबर E हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो हमने आरोपित किया है वो जेड दिशा में किया है, इस वजह से हम जेड लिख देंगे। तो ये हो गया Q VD dz sin थीटा, है ना। अब यहां से देखिए एक चीज और है कि ये थीटा क्या है बच्चों, थीटा है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वो बच्चों विद्युत धारा की विपरीत दिशा में होता है। तो विद्युत धारा ऐसे बह रही है तो इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है, इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वो इसकी विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों का वेग हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों का वेग तो है इस वाली दिशा में, है ना। चुंबकीय क्षेत्र है तल के लंबवत अंदर की तरफ, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तल के लंबवत अंदर की तरफ, ये अपवहन वेग की दिशा होगी। दोनों के बीच का कोण बताओ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो मान रख देते हैं एफ बी बराबर, क्यू की जगह स्मॉल ई रखेंगे, ये अपवहन वेग वीडी हो गया और ये बीजेड हो गया, जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। साइन 90 का मान हम जानते 1 होता है। तो एफ बी बराबर कितना हो जाएगा, ई वीडी और यहाँ पर बीजेड, समीकरण नंबर 1। तो ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल। अब इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल भी काम करेगा इस होल विद्युत क्षेत्र के कारण। वो कितना काम करेगा एक बार वो भी लिख लेते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला विद्युत बल ये हम निकाल लेते हैं। तो पर लगने वाला विद्युत बल अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसका सूत्र होता है एफ ई बराबर क्यू इंटू ई। अगर क्यू आवेश ई विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है तो लगने वाले अगर क्यू आवेश ई विद्युत क्षेत्र में है रखा हुआ है तो लगने वाला बल होता है बच्चों एफ ई बराबर क्यू इंटू ई, है ना। तो ये एफ ई बराबर क्यू इंटू ई हो गया। लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये होल विद्युत क्षेत्र है, होल विद्युत क्षेत्र के कारण बल हम निकालना चाहते तो ई एच लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q बराबर कितना हो जाएगा E। तो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा स्मॉल ई और यहाँ पर आ जाएगा ई एच, समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं साम्य अवस्था के लिए, है ना। क्या बात कर लिया बच्चों, साम्य अवस्था के लिए। तो साम्य अवस्था में क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाएगा। इसका मतलब जितना विद्युत बल काम करेगा उतना ही चुंबकीय बल काम करेगा और दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है। तो हम दोनों का परिमाण समान कर देंगे तो कितना मिलेगा साम्य अवस्था के लिए, जो एफ ई है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के बराबर। यही होगा साम्य अवस्था में, दोनों बल का परिमाण समान हो जाएगा। तो एफ ई का मान कितना है स्मॉल ई ई एच और एफ बी का मान कितना है, समीकरण 1 से देखो ई बी डी और यहां से बी जेड, दोनों तरफ ई से ई कैंसिल, तो कितना मिलेगा ई एच बराबर ये मिला बच्चों वी डी इंटू बी जेड। ये आ गए समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो यहां तक हमने साम्यावस्था की कंडीशन लगाई और समीकरण 3 तक आ गए। अब डायग्राम तो आपने बना ही लिया तो अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अब बच्चों आगे देखिए एक रिलेशन आप जानते हैं धारा घनत्व की परिभाषा से। धारा घनत्व को व्यक्त करते हैं जे से, और ये x दिशा में धारा है तो धारा घनत्व भी x दिशा में होगा तो jx लिख दिया धारा घनत्व की परिभाषा से। तो बच्चों धारा घनत्व की परिभाषा क्या होती है, J बराबर होता है n E इंटू VD, है ना। जहां n क्या है, जहां n होता है बच्चों एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n हो गया एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग VD का मान निकालना चाहें, VD का मान तो कितना हो जाएगा बच्चों, VD बराबर ये हो जाएगा JX अपॉन NE और इसको हमने नाम डाल दिया समीकरण नंबर 4। अब हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 4 से समीकरण 3 में VD का मान रख दें। तो समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 4 से समीकरण 3 में मान रख दिया तो कितना हो जाएगा EH बराबर यहां से देखना बच्चों VD का मान रख दिया JX अपॉन NE और यहां पर क्या है BZ, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, जेएक्स बीजेड को तो हम इधर लेके आते हैं, है ना, तो बटा में आ जाएगा, तो EH अपॉन जेएक्स बीजेड इज इक्वल टू 1/NE। इसको हम नाम डाल देते हैं समीकरण नंबर 5। अब बच्चों समीकरण 5 में देखो, n है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि नियत है, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी नियत है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक नियतांक मान लेते हैं, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, जहां है ना, इस पूरे को नियतांक बोल देते हैं। तो EH अपॉन जेएक्स बीजेड बराबर 1/NE, और इसको क्या बोल देते हैं, RH, एक नियतांक बोल दिया। और ये जो RH है बच्चों, यही कहलाता है होल गुणांक। क्या कहलाता है ये, होल गुणांक। तो ये हमने होल गुणांक का सूत्र व्युत्पन्न कर दिया धातु के लिए, है ना। तो उसका सूत्र कितना हो जाएगा, RH बराबर 1/NE, और ये हो जाएगा EH बटा जेएक्स बीजेड, जहां EH तो होल विद्युत क्षेत्र हो गया, जेएक्स एक्स दिशा में धारा घनत्व हो गया, और बीजेड हो गया जो चुंबकीय क्षेत्र हमने आरोपित किया था कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो ये है बच्चों पूरा अपना होल इफेक्ट। छोटी सी डेरिवेशन है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, है ना। तो होल इफेक्ट क्या होता है, एक बार दोबारा से समझिए कि अगर कोई भी एक धातु की प्लेट है, उस पर हमने लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ आरोपित किया, माना कि जेड दिशा में कर दिया, और एक्स दिशा में हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी ऐसे, तो वाई दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत क्षेत्र को हम होल विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और ये जो प्रभाव है ये होल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो अपना सवाल यहीं पर समाप्त होता है।